रुद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली की दीवारों में आज भी ठाकुर साहब की आत्मा भटकती है, जिनकी मौत दशकों पहले रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। आर्यन, जो एक मशहूर क्राइम ब्लॉगर था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वह अपनी टीम के साथ उस हवेली की हकीकत जानने के लिए वहां पहुंचा। हवेली का सन्नाटा। रात के 12 बज रहे थे। जैसे ही आर्यन ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकला। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, खट खा खट। आर्यन ने टॉर्च जलाई और ऊपर की ओर भागा। वहां एक कमरा था जिसके दरवाजे पर भारी जंजीरें बंधी थीं। ताज्जुब की बात यह थी कि जंजीरें बिल्कुल नई और चमकती हुई थीं। रहस्यमयी आवाज। तभी आर्यन को एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, खोल दो, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और एक भारी पत्थर से ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरा अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। मेज पर ताजा खाना रखा था जिससे धुआं निकल रहा था। असली मोड़। आर्यन कमरे के अंदर गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दीवार पर लगे एक बड़े से आईने में उसे अपनी परछाई नहीं, बल्कि एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी जो ठीक उसके पीछे खड़ा था। उस आदमी के हाथ में वही पत्थर था जिससे आर्यन ने ताला तोड़ा था। वह आदमी आर्यन के कान के पास झुककर बोला, तुमने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम मेरी जगह यहाँ रहोगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के उस कमरे पर फिर से वही नई जंजीरें और ताला लगा हुआ था। आर्यन का कहीं पता नहीं था। बस हर रात अब उस कमरे से 2 लोगों के चलने की आवाजें सुनाई दी। आर्यन के लापता होने के 3 दिन बीत चुके थे। उसका कैमरा और मोबाइल फोन हवेली के बाहर झाड़ियों में मिले थे। उसके 2 सबसे करीबी दोस्त, समीर और काव्या, उसे ढूंढने के लिए रुद्रपुर पहुंचे। पुलिस ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। हवेली में प्रवेश। समीर और काव्या शाम ढलते ही हवेली के अंदर दाखिल हुए। उनके पास हाई बीम टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर थे। काव्या को लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ऊपर की बालकनी से उन्हें देख रहा है। समीर ने चिल्लाकर आवाज दी, आर्यन, तुम कहाँ हो? जवाब में हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, बचाओ समीर, नीचे मत आना। आवाज सुनकर समीर और काव्या ऊपर की मंजिल की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, उन्हें एक अजीब बात का एहसास हुआ। वे जितनी सीढ़ियां चढ़ते, उतनी ही सीढ़ियां और बढ़ जातीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का भूगोल हर पल बदल रहा हो। अचानक काव्या रुकी और अपनी टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। वहां खून से लिखा था, यहाँ जो दिखता है वह है नहीं, जो है वह दिखेगा नहीं। बंद कमरे का राज। थक-हार कर वे उसी जंजीर वाले कमरे के सामने पहुंचे। ताला टूटा हुआ था। अंदर से आर्यन की सिसकने की आवाज आ रही थी। समीर ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। कमरे के अंदर आर्यन जमीन पर बैठा था, लेकिन उसकी पीठ उनकी तरफ थी। आर्यन, भाई, तुम ठीक तो हो? समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही आर्यन मुड़ा, काव्या के मुंह से चीख निकल गई। वह आर्यन नहीं था। आर्यन के शरीर पर उस बूढ़े ठाकुर का चेहरा लगा हुआ था। वह डरावनी आवाज में हंसा, समीर, तुमने आने में देर कर दी। अब आर्यन का शरीर मेरा है और तुम दोनों मेरे नए मेहमान हो। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। तभी कमरे का बड़ा आईना चमकने लगा। समीर और काव्या ने देखा कि असली आर्यन उस आईने के अंदर कैद है। वह आईने की दीवार को जोर जोर से पीट रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वह सिर्फ अपने होठों से इशारा कर रहा था, भागो, आईना तोड़ दो। समीर ने पास पड़ा एक पीतल का स्टैंड उठाया और आईने पर वार करने ही वाला था कि तभी हवेली की सारी लाइटें बुझ गईं और उसे अपनी गर्दन पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। अंधेरे में समीर को अपनी गर्दन पर उन बर्फीली उंगलियों की पकड़ मजबूत होती महसूस हुई। ठाकुर, जो अब आर्यन के शरीर में था, की घिनौनी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। काव्या डर के मारे जम गई थी।
लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर गिरी अपनी टॉर्च पर पड़ी। उसने फुर्ती से टॉर्च उठाई और उसकी तेज रोशनी सीधे आईने की ओर की। आईने के भीतर कैद असली आर्यन बेतहाशा चिल्ला रहा था, हालांकि आवाज अभी भी दबी हुई थी। समीर का साहस। समीर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपनी गर्दन पर जमी उन रूहानी उंगलियों को झटक दिया। वह चिल्लाया, काव्या, आईने के कोनों पर मारो, वही इसकी कमजोरी है। ठाकुर की रूह आर्यन के शरीर में चिल्लाई, नहीं, अगर आईना टूटा तो आर्यन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सुनकर समीर एक पल के लिए ठिठक गया। क्या ठाकुर सच बोल रहा था? लेकिन तभी उसने देखा कि आईने के अंदर वाला आर्यन जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर रहा था। वह चाहता था कि आईना तोड़ दिया जाए। क्लाइमेक्स, सच्चाई का प्रहार। समीर ने बिना देर किए पीतल का भारी स्टैंड उठाया और जय महाकाल का नारा लगाते हुए पूरी ताकत से आईने के बीचों बीच दे मारा। करकड़ाहट। शीशा हजारों टुकड़ों में बिखर गया। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वह न तो आर्यन की थी और न ही समीर की, वह ठाकुर की रूह की चीख थी। जैसे ही आईना टूटा, कमरे में एक तेज नीली रोशनी फैली और सब कुछ सफेद धुएं में भर गया। अंत या नई शुरुआत। जब धुआं छंटा तो समीर और काव्या ने देखा कि कमरे की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कमरा साफ सुथरा लग रहा था, वह अब सैकड़ों साल पुराना और खंडहर लग रहा था। जमीन पर आर्यन बेहोश पड़ा था। समीर और काव्या दौड़कर उसके पास पहुंचे। आर्यन, आंखें खोलो भाई, समीर ने उसे झकझोरा। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब वही पुरानी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वह चला गया, उसने मुझे रिहा कर दिया। वे तीनों जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले। सूरज की पहली किरण निकलने ही वाली थी। गांव वालों ने जब उन्हें जिंदा बाहर आते देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिरी मोड़, दी ट्विस्ट। गाड़ी में बैठते समय काव्या ने आर्यन से पूछा, आर्यन, तुम ठीक तो हो ना? तुमने अंदर क्या देखा? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है काव्या, बस अब मैं कभी किसी बंद कमरे की तलाशी नहीं लूंगा। लेकिन जैसे ही आर्यन गाड़ी के साइड मिरर, शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए मुड़ा, समीर और काव्या ने देखा कि मिरर में आर्यन की कोई परछाई नहीं थी। आर्यन तो बाहर आ गया था, लेकिन वह आईने वाली कैद शायद अभी भी उसके साथ थी। हवेली के उस कमरे की जंजीरें अब फिर से नई हो चुकी थीं।